प्रतिबद्ध है। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. Multani Pachmina, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं और वो ये है कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी वैसा ही खेला हो जाए जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ था। आज कोलकाता में ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन में 78 में से सिर्फ 8 विधायक पहुंचे और 41 सांसदों में से सिर्फ 3 टीएमसी के सांसद पहुंचे। टीएमसी के बागी विधायकों का दावा है कि उनके साथ पार्टी के 2/3 विधायक हैं और अब टीएमसी कभी भी टूट सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकलने के बाद अब पार्टी भी निकल जाएगी। एक जमाने में ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहती थी, प्रधानमंत्री पद का। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी नेता होने का वो दावा करती थी, अपने आप को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता मानती थी। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग अब उन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आज इस पूरे प्रकरण को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि लेबनान में इजराइल के हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक तीखी नोकझोंक हुई है फोन पर, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इजराइल तुरंत लेबनान में अपने हमलों को रोके। लेकिन ट्रंप के इस फोन कॉल के बाद भी क्या नेतन्याहू ने अपने हमले रोके, आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आजकल आदर्श जोड़ी क्यों कहा जा रहा है और क्यों देश का हर पति और पत्नी उनके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनके रिश्तों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे। आज हम उनकी इन तस्वीरों को आपके लिए खास तौर पर डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी खुशियों का राज आखिर क्या है। लेकिन इस समय पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा यही चल रही है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब उनसे छिन जाएगी, उनके हाथों से निकल जाएगी। क्या टीएमसी का भी वही हाल होने वाला है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ और जो हाल शरद पवार की एनसीपी का हुआ। वर्ष 1998 में खुद ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्थापना की थी और 28 वर्षों में पहली बार ममता बनर्जी को अपनी ही बनाई गई इस पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की जबरदस्त हार हुई थी और इस हार को अभी सिर्फ 30 दिन हुए हैं और अब टीएमसी में सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी की 28 साल पुरानी पार्टी सिर्फ एक हार को 30 दिन भी झेल नहीं पाई। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी राजनीति की नई उद्धव ठाकरे बनने वाली हैं? क्या पश्चिम बंगाल में अब महाराष्ट्र मॉडल की तरह ममता बनर्जी के साथ भी खेला होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी में ठीक शिवसेना की तरह ही बगावत शुरू हो चुकी है। टीएमसी इस समय 2 गुटों में बंट चुकी है। पहला ममता बनर्जी का गुट और दूसरा टीएमसी के बागी विधायकों का गुट। और अब असली और नकली टीएमसी का एक नया राजनीतिक खेल शुरू हो रहा है, जिसमें दोनों ही गुट खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। बागी गुट के मुताबिक उनके साथ 2/3 विधायक हैं, यानी टीएमसी के 80 विधायकों में से 53 विधायक बागी गुट के साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी के गुट का दावा है कि कुछ लोग दबाव या लालच में जरूर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक, नेता और कार्यकर्ता अब भी ममता बनर्जी के साथ हैं।
हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेता इस समय अपने विधायकों का कोई सटीक आंकड़ा किसी को नहीं बता रहे हैं। बागी गुट यह भी कह रहा है कि वही असली टीएमसी है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पहला हक इन बागियों का है। लेकिन ममता बनर्जी के गुट का दावा है कि टीएमसी का संगठन, नेतृत्व और चुनाव चिन्ह सब कुछ ममता बनर्जी के नियंत्रण में ही रहेगा। बागी गुट को लेकर ये सभी दावे टीएमसी के एक पूर्व नेता रिजू दत्ता ने किए हैं। रिजू दत्ता टीएमसी के पहले प्रवक्ता थे और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। पश्चिम बंगाल में इस समय लड़ाई बीजेपी की सरकार और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि टीएमसी के ही दो गुटों के बीच है। टीएमसी के बागी गुट में इस समय दो बड़े नेता हैं, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर इन्हें टीएमसी से सस्पेंड कर दिया है। इस समय ये दोनों ही नेता टीएमसी के बाकी विधायकों के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ही पश्चिम बंगाल के नए एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं। हालांकि सस्पेंड किए गए इन नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। वरिष्ठ विधायक एक भूतपूर्व मंत्री के घर पे मीटिंग किया, विवांता बोल के कोई होटल में कुछ मीटिंग हुआ, कल शाम को एमएलए हॉस्टल में कुछ मीटिंग हुआ, बहुत से फ़ोन पे मीटिंग हुआ, वीडियो कॉल पे मीटिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ। और मैंने तभी ये बोला था कि एक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएज लेजिस्लेटर्स, ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में हो रहा है। 80 में से 53 विधायक निकल जाते हैं और फ्लोट टेस्ट देके बोलते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, हम असली तृणमूल है, तो हो सकता है। और अभिषेक बनर्जी जी लास्ट 2 साल 3 साल में उनके पास कोई पहुंच नहीं सकता, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो राजा है, ठीक है, वो राजा है, मैं भी मानता हूँ वो राजा है, बट बाकी हम सब नौकर हैं। पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद इनएक्सेसिबल हो गए थे। तो अगर अब दीदी अभिषेक बनर्जी को साइड करके उनको वापस लाएंगे पार्टी बचाने के लिए नहीं या नहीं, ये तो दीदी का डिसीजन। बीजेपी क्यों तोड़ने जाएगा? बीजेपी के पास तो खुद का 2/3 मेजोरिटी है, वो तो 208 है, 208 है उनका। उनको और 50 विधायक लेके क्या फायदा है? उनका तो 2/3 मेजोरिटी है। बीजेपी के ऊपर हमेशा हर कुछ भी हो जाए बीजेपी के ऊपर डाल दो, ये सब फालतू बातें। एक नया सरकार आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उम्र अभी 1 महीना नहीं हुआ है, थोड़ा काम करने दीजिए। पहले से उनके ऊपर ये कर रहे हैं। ये जो 52 विधायक है, ये शायद डिफेक्ट करेंगे, अपना नया असली तृणमूल बनाएंगे। ये शायद क्या कहते हैं, सिंबल के ऊपर भी स्टेक लगाएंगे। टीएमसी के बागी विधायकों का दावा है कि अब टीएमसी कभी भी टूट सकती है और इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी। 1 जून को ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने टीएमसी के लगभग 50 विधायकों के साथ एक मीटिंग की थी और इसके बाद कल रात भी एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ एक और मीटिंग हुई और इसमें आगे की रणनीति तैयार की गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और आज ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी के 78 में से सिर्फ 8 विधायक पहुंचे और टीएमसी के 41 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद यहां पर पहुंचे और आम जनता की भीड़ भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। जो गिने चुने 8 विधायक वहां पर पहुंचे हैं, इनमें पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शोभन देव चट्टोपाध्याय, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, मदन मित्रा, विमान बंदोपाध्याय, अशोक देव, नयना बंदोपाध्याय और असीमा पात्रा हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर 2 सस्पेंड किए गए विधायकों को हम छोड़ दें, बाहर निकाल दें, तो ममता बनर्जी के पास इस समय 78 विधायक हैं। लेकिन जिस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां पर उनके 70 विधायक पहुंचे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि ये 70 विधायक भी ममता बनर्जी से नाराज हैं या वो ममता बनर्जी के साथ यहां पर दिखाई नहीं देना चाहते थे और बागी गुट को वो अपना समर्थन दे रहे हैं? इसके अलावा ममता बनर्जी के साथ उनके 3 सांसद डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी आज थे। लेकिन आप सोचिए,
उनके 11 विधायक और सांसद कुल मिलाकर वहां पर पहुंचे हैं। मतलब 8 विधायक और 3 सांसद, सिर्फ 11। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष इस समय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आज उन्होंने ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर तो जरूर किया, लेकिन इस बड़े मौके पर वो खुद ममता बनर्जी के साथ नहीं रही। इसी तरह उनके एक और सांसद महुआ मोइत्रा भी टीएमसी की एक ऐसी लोकसभा सांसद हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन आज वो भी ममता बनर्जी का साथ देने के लिए वहां पर नहीं पहुंची। इस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने आज 3 बड़ी बातें कही। पहला, उन्होंने बागी नेताओं पर आरोप लगाया कि वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रहे हैं और एक पैरेलल यानी समानांतर पार्टी खड़ी कर रहे हैं। मतलब यह है कि ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही है और एक नई पार्टी खड़ी करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, आज ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ने में मदद की वही लोग गद्दार साबित हुए। यानी वो इस बात को समझ चुकी हैं कि अब उन्हीं की पार्टी के नेता, विधायक, जिन्हें किसी जमाने में उन्होंने मदद की, उन्हें बड़ा नेता बनाया, आज वही नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और वही नेता उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। और तीसरा, पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोक रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई भेजता आप, कितना बार ईडी को भेजा, हर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। तो देखिए, इस समय ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके अपने विधायक उनके विरोध प्रदर्शन में उनके साथ दिखना नहीं चाहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके सांसद, जिन्हें उन्होंने लोकसभा की टिकट देकर दिल्ली में संसद में भेजा, लोकसभा में भेजा, ऐसे लोग जिन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा की टिकट देकर राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया, ये सारे लोग, खास तौर पर उनके जो सांसद हैं, वो भी उनके साथ वहां पर नहीं गए। आज ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली दिखाई दे रही हैं और आज इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने मदद की वही लोग आज गद्दारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ ना उनके विधायक हैं और ना ही वो सांसद हैं जिन्हें उन्होंने दिल्ली भेजा था, जिन्हें राज्यसभा की टिकट दी, राज्यसभा का सांसद बनाया, लोकसभा की टिकट देकर लोकसभा का सांसद बनाया। ये लोग भी गायब हैं और ये सारे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ ममता बनर्जी के वीडियो पोस्ट कर देते हैं, 1-2 सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। आज ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी के ये सांसद आखिर हैं कहां? क्या ये सांसद दिल्ली में बैठे हैं? क्या ये सांसद इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं या फिर ये सांसद विदेश में कहीं जाकर छुट्टियां मना रहे हैं? ये सारे सांसद हैं कहां? आज ममता बनर्जी को भी जरा चेक करना चाहिए कि इनके सांसद उनके साथ पहुंचे क्यों नहीं। एक जमाने में ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहती थी, विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी नेता होने का दावा करती थी। ममता बनर्जी खुद को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता मानती थी, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग अब उन्हें नेता मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। वो सारे लोग जिन्हें उन्होंने सांसद बनाया, जिन्हें विधायक बनाया,
वो धीरे धीरे ये लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आज बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के खिलाफ अपना वोट दिया है, इसलिए टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि टीएमसी के ये सारे नाराज विधायक या नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बीजेपी ने कहा है कि वो इनमें से किसी को भी अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले और उन्हें जरूरत भी नहीं, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। यानी टीएमसी के बागी नेताओं को बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी, बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी टेंटेड तृणमूल कांग्रेस की नेता को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। टीएमसी के बागी विधायकों के गुट का यह दावा है कि वही असली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैं, इसलिए पार्टी का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह अब उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? इसके लिए आपको पहले टीएमसी के बागी विधायकों का अंक गणित बताते हैं। आपको यह बताते हैं कि क्या यह संभव है कि ममता बनर्जी के साथ भी वैसा ही हो जाए जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, जैसा शरद पवार के साथ हुआ था। तो नंबर्स क्या कहते हैं ये देखिए। टीएमसी के बागी गुट का यह दावा है कि उनके पास 53 विधायकों का समर्थन है। हमारे देश में जो दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत किसी भी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का साथ होना जरूरी है। टीएमसी के इस समय 80 विधायक हैं, तो इसके लिए 2/3 यानी 53 सदस्यों का एक साथ पार्टी छोड़ना जरूरी होगा, तभी इस गुट को एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल सकती है। अब ये खबरें बहुत तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी राजनीति की नई उद्धव ठाकरे हो सकती हैं और पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र के जैसा खेला हो सकता है। ममता बनर्जी ने खुद कहा था पिछली बार कि वो खेला उन्होंने कर दिया, लेकिन इस बार खेला उन्हीं के साथ हो गया। आपको याद होगा वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 को तोड़कर शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ अपनी पार्टी बना ली थी और इस पार्टी से उद्धव ठाकरे को ही उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो होता था, जो उनका पारंपरिक चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, ये सब उन्हें मिल गया। जबकि उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम लेना पड़ा और उनका नया नाम जो था वो था यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी, और उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह भी लेना पड़ा। यह उनका नया चुनाव चिन्ह है, यानी जिस शिवसेना की स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने की थी, उद्धव ठाकरे को वही पार्टी छोड़नी पड़ी। इसी तरह वर्ष 2023 में अगले ही साल एनसीपी में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अजीत पवार गुट ने खुद को असली एनसीपी बताते हुए एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी ये दोनों ले लिए और इस तरह एनसीपी की स्थापना करने वाले शरद पवार को अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। सबसे खास बात यह है कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर चलता है और इसमें परिवारवाद और रिश्तों के आधार पर फैसले नहीं होते। तो क्या ममता बनर्जी के साथ भी आने वाले दिनों में यही होने वाला है? जिस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने खुद 28 साल पहले की थी, क्या वही पार्टी उनसे छिन जाएगी? आज अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो वहां पर 2 शिवसेना है। एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो कि असली शिवसेना है, जिसके पास असली पुरानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, और दूसरी शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है। तो वहां पर 2 शिवसेना है और इसी प्रकार से 2 एनसीपी भी हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी वो समय आ गया जब यहां भी
2 टीएमसी होंगी, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे जो अजीब सी बात है वो ये है कि हमारे देश की राजनीति में हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, पार्टियां हैं, वो ममता बनर्जी को एक बहुत हैवी वेट नेता के तौर पर हम सब के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करते आए हैं। ममता बनर्जी को एक समय ऐसा था जब विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात हो रही थी, क्योंकि वो समझती थी कि वो राहुल गांधी से भी बड़ा चेहरा है। इतने समय से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। वो ये सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने सब पार्टियों को हरा दिया, लेकिन वो ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए। इसलिए उनका जो कद था भारत की राजनीति में बहुत बड़ा था, वजन बहुत बड़ा था, ज्यादा था। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि टीएमसी पहली बार चुनाव हारी 2011 के बाद से, और इस हार को वो 30 दिन तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 30 दिन के अंदर अंदर एक ही हार में टीएमसी में बगावत शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि यह पार्टी कितनी खोखली थी अंदर से, यह हमें कभी पता नहीं चला। और ये जो पार्टी इतने दिनों से इतनी मजबूत दिखाई देती थी, असल में इसकी मजबूती आ रही थी सत्ता के गोंद से। सत्ता में एक बड़ा जबरदस्त गोंद होता है जो सबको चिपका कर रखता है। सत्ता मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, इसलिए सारी मधुमक्खियां उससे चिपकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता का यह शहद गया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 30 दिनों में हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या बदल रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं उनकी ईमानदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत ईमानदार नेता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान एक शब्द की बड़ी चर्चा होती थी, यह शब्द बड़ा प्रचलित था, और वो शब्द है कट मनी। टीएमसी के नेता किसी भी सरकारी योजना या सरकारी काम कराने के बदले में आम जनता से कमीशन लेते थे, जिसे कट मनी कहा जाता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जनता से कट मनी की वसूली खुलेआम होती थी, और वहां के लोग ऐसे नेताओं को मजबूरी में ये रिश्वत दे भी रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, टीएमसी के हारने के बाद, वहां से पहली बार अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें टीएमसी के नेता आम लोगों को, जनता को, उनके कट मनी को वापस कर रहे हैं। उनका कट मनी जो उन्होंने लिया था पहले रिश्वत के तौर पर, अब वो रिश्वत का पैसा आम जनता को वापस कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। दीदी भाई अपना नाम के हो, दीदी भाई, दीदी भाई अपना नाम के हो, दीदी भाई अपना नाम की, अपना नाम की। ये तस्वीरें अभी आपने देखी, ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की हैं। यहाँ 45 लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए कट मनी के तौर पर वसूले गए थे टीएमसी के नेताओं द्वारा। अब टीएमसी के यही नेता लोगों को ये पैसा वापस कर रहे हैं और उनसे साथ ही हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। দেখুন, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের আপনারা সবাই ভালোভাবে বুঝবেন। যে জায়গায় পঞ্চায়েতে যে জায়গায় টাকাটা পৌঁছলে যে যে জায়গায় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ডিস্ট্রিবিউট হয়, এটা আমার আশা করি নাম বলার দরকার নেই। এর প্রশ্নের উত্তর আপনাদের কাছে আশা করি ভালোভাবে আপনারা উপস্থিত। तो इन तस्वीरों में आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत सारा कैश दिखाई दे रहा है, नकद पैसा, और नोटों की गड्डियां भी आपने देखी, जिसमें ये टीएमसी का नेता नोटों की गड्डियां लेकर बैठा है और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को वापस पैसा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही वहां के आम लोग टीएमसी नेताओं से बड़े नाराज हैं। उनका गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है और कई जगह टीएमसी नेताओं पर हमले हो चुके हैं, टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो चुकी है। अब टीएमसी नेताओं को यह डर है कि कहीं जनता उन पर भी हमले ना कर दे, इसीलिए वो एक एक करके इस कट मनी को जनता को वापस कर रहे हैं, ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो एक प्रकार से शांत हो जाए।
लेकिन यहाँ ये एक बात कहनी पड़ेगी दीदी के बारे में कि दीदी के लोग हैं तो आज भी बड़े ईमानदार, वरना एक बार रिश्वत का पैसा किसी नेता की जेब में आ जाए तो वो वापस कभी नहीं करता। तो एक अच्छी बात इनकी ये ज़रूर है कि इन्होंने रिश्वत ली, लेकिन अब ये जनता से लिया गया ये पैसा वापस भी कर रहे हैं, इसलिए इनकी ईमानदारी की दाद तो देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अब ये तस्वीरें आ गई हैं तो पश्चिम बंगाल की सरकार को और पश्चिम बंगाल की पुलिस को ये देखना चाहिए कि इतना सारा कैश, ये नकद पैसा इनके पास आया कहां से, ये कहां पर रखा हुआ है और ये कैसे लोगों को इस प्रकार से ये नकद पैसा, ये कैश बांट सकते हैं। आप सोचिए पश्चिम बंगाल के लोग गरीबी से कितना संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं ने इस दौरान इतने वर्षों में कितनी कमाई की कि अब जब उनके नोट एक एक करके पकड़े जा रहे हैं तो उनके नोटों में दीपक लग रही है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में टीएमसी की स्टूडेंट विंग यानी तृणमूल छात्र परिषद के ऑफिस से 500 रुपए के नोटों से भरा हुआ एक सूटकेस मिला, जिसमें ठूस ठूस कर नोट भरे हुए थे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि टीएमसी में भ्रष्टाचार सिर्फ पार्टी के नेताओं में नहीं बल्कि छात्र नेताओं तक भी पहुंच चुका था। ये तस्वीरें उन सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक संदेश है जो गरीबों का हक छीनकर इस प्रकार से पैसा कमाते हैं। और देखिए, पैसा भी ऐसा कि किसी के काम का भी नहीं रहा, वो इस पैसे का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाते और इस प्रकार से ये पैसा जो है इसे दीमक लग गया और अब ये किसी के काम का नहीं। तस्वीरें देखिए। আজকে কর্পোরেশনের অফিসাররা এসে যখন পরিষ্কার করতে বলেছে তালা ভেঙে এই পার্টি অফিস, দেখুন নেতৃত্বের পার্টি অফিস তারা এখানে এই সব হোর্ডিং ব্যানার এবং এই বাক্স দুটি রেখেছিল। আজকে এখানে তালা ভেঙে এখানকার কর্মচারীরা, এখানকার সাফাই কর্মচারীরা, এখানকার অধ্যাপকদের অনুমতি নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেছে। আপনারা দেখুন কি পরিমাণ টাকা, 100 টাকা 500 টাকার বান্ডিল উই পোকায় খেয়েছে। तो ये जो नोट अभी आपने देखे, ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, ये भ्रष्टाचार के नोट हैं और अब ये सड़ चुके हैं। ये तस्वीर तो है रिश्वत के नोटों की जो अभी सड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें बहुत छुपा कर रखा गया होगा। इसका मतलब ये है कि ये नोट बहुत पुराने हैं, वर्षों से ये नोट ऐसे यहाँ पर रखे हुए होंगे। और इसका एक और मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में जो पूरा सरकारी ढांचा था वो कितना सड़ चुका था, पश्चिम बंगाल की जो व्यवस्था है वो कितनी सड़ चुकी थी, वो ये नोट बता रहे हैं। जिस तरह से ये सड़े हुए नोट आपको दिखाई दे रहे हैं, असल में पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो टीएमसी के शासनकाल में बिल्कुल ऐसी ही थी। अब उसके सूटकेस एक एक करके निकल रहे हैं। किसी ने सूटकेस में पैसा जमा करके रखा हुआ है, किसी ने ज़मीन में गाड़ कर रखा हुआ है, किसी ने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है और हर रोज़ वहाँ से ऐसे ही इस तरह नोटों के बंडल निकल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार होता था। लेकिन आज हमारे देश की जनता के लिए, आप लोगों के लिए भी ये सोचने की बात है। आप सोचिए उन नेताओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो राजनीति से जिनका कोई संबंध नहीं है, कोई पत्रकार है, कोई बैंकर है, कोई कुछ और काम करता था और ये सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सोचिए एक पार्टी जो इतनी भ्रष्ट है, जो लोगों पर अत्याचार कर रही है, जो लगातार पैसा बना रही है, जहां कोई भी काम बिना पैसे के होता नहीं, और ये साफ सुथरे लोग ऐसी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, फिर इस पार्टी से टिकट लेते हैं, लोकसभा के सांसद बन जाते हैं, राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं और यहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या ये सारे नेता, ये सारे सांसद, ये सारे विधायक और टीएमसी को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे पत्रकार, क्या वो नहीं जानते थे कि टीएमसी के शासनकाल में ये सब हो रहा था? हम ये मान नहीं सकते कि उन्हें ना पता हो। उन्हें जरूर पता था, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा उन तक भी जरूर आता होगा, लेकिन फिर भी वो चुप रहे क्योंकि इसमें सबका फायदा था। अब आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं और वो ये कि लेबनान में इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी तीखी नोकझोंक हुई है फोन पर, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इजराइल तुरंत इसी समय लेबनान में अपने हमलों को रोके,
लेकिन इस बातचीत के बाद भी इजराइल और लेबनान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इस समय भी ये हमले रुके नहीं हैं। الدفاع المدني اللبناني عم يقطع يعمل على الخريطة. इजराइल ने लेबनान के कई शहरों पर बड़े हमले किए हैं और इसके जवाब में पिछले 24 घंटे में इजराइल पर भी हिजबुल्लाह ने 41 हमले किए। हालांकि हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हमलों को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल का दावा है कि पिछले 3 महीने में उसके हमलों में हिजबुल्लाह के लगभग 500 आतंकवादी मारे गए हैं और उसने हिजबुल्लाह के 2700 हथियारों के भंडारों को नष्ट कर दिया है और इसमें उसके अंडरग्राउंड अड्डे भी शामिल हैं। लेबनान में इजराइल अब एक बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके फोन कॉल के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपना यह हमला टाल देना पड़ा, अपना फैसला बदलना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इजराइल और लेबनान एक दूसरे पर हमले नहीं करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, लेकिन ट्रंप के पोस्ट के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमति केवल बेरूत पर बड़े हमलों को रोकने तक ही सीमित थी, यानी वो बेरूत पर हमले नहीं करेंगे, बाकी जगह करते रहेंगे, यानी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। लेबनान युद्ध की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत भी अब टूटने की कगार पर आ गई है। अब ईरान ने 2 शर्तें रख दी हैं। पहला, लेबनान में युद्ध विराम के बिना ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। देखिए, बहुत बड़ी शर्त है। ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर युद्ध विराम होगा तो उस युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान शुरुआत से हिजबुल्लाह को बचाना चाहता है। हिजबुल्लाह उसका एक प्रॉक्सी समर्थक है। तो पहले ही ईरान की शर्त थी कि अगर युद्ध विराम होगा तो सिर्फ ईरान में नहीं, लेबनान में भी होगा। और इस बार उसने फिर यह बात कह दी कि अगर हमले लेबनान पर जो हो रहे हैं वो नहीं रुके तो फिर वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। और दूसरा उसने जो कहा है वो ये कि ईरान की सेना किसी भी युद्ध से निपटने के लिए अब भी तैयार है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका से युद्ध के लिए माफी मांगने और अपनी हार स्वीकार करने की शर्त भी रखी है। अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प खबर दिखाते हैं इस युद्ध को लेकर। अब 900 वर्ष पुराने उस किले के बारे में हम आपको बताएंगे जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 31 मई को इजराइल की सेना ने साउथ लेबनान के लगभग 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा कर लिया। यह इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेबनान में इसे 26 साल में इजराइल का सबसे बड़ा कंट्रोल कहा जा रहा है। यहां से हिजबुल्लाह का गढ़ अब सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, यानी इजराइल आप सोचिए कहां कितना करीब पहुंच गया हिजबुल्लाह के। ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जे को इजराइल अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है। ये एक बहुत पुराना किला है जिस पर इजराइल ने अब अपना कब्जा जमा लिया है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद इस किले का रणनीतिक महत्व तो बहुत है ही, लेकिन साथ ही ये इसका एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। 900 वर्ष पुराने इस किले में पश्चिम एशिया के इस पूरे इलाके का इतिहास मौजूद है। पश्चिम एशिया का यह इलाका पूरी दुनिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण धर्म यानी इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की पवित्र भूमि माना जाता है। और 900 वर्षों में इन सभी धर्मों के लोगों ने बारी बारी से इस किले पर अपना कब्जा किया है। तीनों धर्मों ने, यहूदियों ने भी किया है, इस्लाम को मानने वालों ने भी किया है और ईसाई धर्म के लोगों ने भी इस किले पर कब्जा किया है। 7वीं सदी में इस्लाम की शुरुआत के बाद धीरे धीरे यरूशलेम, सीरिया और इजिप्ट पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, लेकिन इससे पहले इस इलाके पर
ईसाइयों का प्रभुत्व हुआ करता था और ये सभी रोमन एम्पायर का हिस्सा थे। 7वीं से 11वीं सदी तक इन इलाकों पर मुसलमानों का ही कब्जा था, लेकिन 11वीं सदी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप ने एक धर्म युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूरोप के सभी देशों को अपनी सेनाएं भेजकर पश्चिम एशिया में ईसाइयों की इस पवित्र भूमि को मुसलमानों से मुक्त कराना चाहिए। और इस तरह वर्ष 1095 में मध्य युग का पहला धर्म युद्ध शुरू हुआ। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हुए इन धर्म युद्धों को इतिहास में क्रूसेड कहा जाता है और इस युद्ध में हिस्सा लेने वाली ईसाई सेना को क्रूसेडर्स कहा गया। वर्ष 1137 में यरूशलेम पर क्रूसेडर्स ने कब्जा कर लिया और इसके 2 साल बाद उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। इसके बाद वर्ष 1268 तक इस किले पर क्रूसेडर्स यानी ईसाइयों का ही कब्जा रहा, जिसके बाद इस पर एक बार फिर से मुसलमानों ने हमला किया और फिर मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी से पहले विश्व युद्ध तक इस किले और पूरे पश्चिम एशिया पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। हालांकि पहले विश्व युद्ध में हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था और लेबनान और इस किले पर फ्रांस का कब्जा हो गया। फिर वर्ष 1943 में लेबनान की आज़ादी के बाद इस किले पर इजराइल 2 बार कब्जा कर चुका है। इजराइल की नज़र शुरू से इस किले पर रही है, पहली बार 1982 से लेकर वर्ष 2000 तक और अब दूसरी बार 31 मई को अभी इजराइल ने इस पर दोबारा कब्जा किया। इस किले के 900 वर्षों के इतिहास में लगातार इस पर अलग अलग देशों, धर्मों और साम्राज्यों का कब्जा रहा है। इसका मतलब है कि इस किले पर इजराइल का यह कब्जा भी शायद आखिरी कब्जा ना हो, लेकिन इजराइल इस बार इस किले पर अपने कब्जे को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है, अपने धर्म के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ अब यहूदियों का कब्जा हो गया है और इजराइल इस कब्जे को अब लेकर बहुत खुश है और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहा है। अब हम आपको एक और बहुत अच्छी खबर बताते हैं और आपको हम बताएंगे मेड इन इंडिया रफाल के बारे में। भारत सरकार ने फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए अब 114 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का औपचारिक अनुरोध भारत ने फ्रांस से किया है। इनमें से 94 रफाल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 20 रफाल विमान फ्रांस से बनकर भारत आएंगे। इस सौदे की अनुमानित कीमत होगी लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए। 3.25 लाख करोड़ रुपए का सौदा है। भारत के इस प्रस्ताव पर अब फ्रांस अपना जवाब देगा, जिसके बाद यह डील फाइनल हो जाएगी। अगर यह डील हो जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर किसी देश में किया जाएगा। पहली बार हो रहा है ये। अभी तक ये फाइटर जेट रफाल फ्रांस में ही बनता था, लेकिन ये पहली बार होगा जब फ्रांस इस फाइटर जेट के निर्माण की इजाजत किसी दूसरे देश को देगा। और इस डील के पूरा हो जाने के बाद फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रफाल लड़ाकू विमान भारत के पास होंगे। अब अगर 114 और अतिरिक्त रफाल विमानों की ये नई डील हो जाती है तो भारत के पास रफाल फाइटर जेट्स की संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। आपको याद होगा वर्ष 2016 में भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे थे। इसके अलावा 26 और रफाल जेट्स का सौदा भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले आप इस शानदार फाइटर जेट की ये शानदार तस्वीरें देखिए और ये भाव मन में रखकर देखिए कि अब ये शानदार विमान भारत में ही बनेगा, इसका निर्माण भारत में होगा और बहुत जल्द आप भारत के आसमान में मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स को देख पाएंगे।
इस रफाल डील को आप सिर्फ एक रक्षा सौदे की तरह मत देखिए, इसे आप भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के लिहाज से देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश को सिर्फ अपनी सीमाओं की ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की भी रक्षा करनी होती है। और जो संप्रभुता है ये सिर्फ सीमाओं के मामले में नहीं होती बल्कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी होती है। इसलिए हर देश को आज टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में, रक्षा के मामले में संप्रभुता के साथ खड़े रहना चाहिए। ये जो आज़ादी है ये सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करके नहीं मिलती, इसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। कल्पना कीजिए अगर किसी देश का इंटरनेट, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स, आपकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश पर निर्भर है या फिर किसी दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं, तो क्या आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? तो मैं कहूंगा आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। और यही बात रक्षा के मामले पर भी ऐसे ही लागू होती है। अगर आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार किसी दूसरे देश में बनकर आ रहे हैं तो किसी भी संकट के समय, किसी भी युद्ध के समय वो देश आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उस देश में काम करने वाली वो कंपनी आपकी दुखती रग बन सकती है। वो देश अगर चाहे तो आपको स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता है, हथियारों की सप्लाई रोक सकता है या सप्लाई में देरी कर सकता है। अगर किसी देश के खिलाफ युद्ध को लेकर वो देश आपसे सहमत नहीं है, आपकी रक्षा नीति से सहमत नहीं है, आपकी विदेश नीति से सहमत नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तब समस्या सिर्फ हथियारों की नहीं रह जाती बल्कि तब ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या बन जाती है। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े देश केवल हथियार खरीदने पर ध्यान नहीं देते बल्कि उन्हें अपने देश में बनाने पर भी जोर देते हैं। वो सिर्फ हथियारों को खरीदकर हथियारों के मालिक नहीं बनना चाहते, वो टेक्नोलॉजी को भी अपने पास रखना चाहते हैं। और इसीलिए रफाल फाइटर जेट का भारत में निर्माण सिर्फ लड़ाकू विमान बनाने की कहानी नहीं है, ये उस सोच का हिस्सा है जिसमें भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर खिलाड़ी बनना चाहता है। और अगर ये डील पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में हम एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जिसकी कुछ साल पहले तक हमारे देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो है मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट। यानी जिस तरह से हमारा देश मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है, वैसा ही अब फाइटर जेट्स के मामले में भी होने वाला है। लेकिन मैं फिर आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप हाल ही में आपने जितने भी सारे युद्ध देखे हैं, इन युद्धों में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं कई बार वो विदेशों से खरीदे हुए हथियार होते हैं। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो विदेशों की किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी होती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका की सेना किसी एक खास कंपनी के इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही थी और उसने अचानक से अपने दाम बढ़ा दिए और वो अमेरिकी सेना को ब्लैकमेल करने लगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो एआई आज हम इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, अगर वो एआई के टूल्स और वो प्लेटफॉर्म किसी और देश का है तो हो सकता है वो आपको आगे मदद ना दे। अगर आप किसी और देश का बना हुआ जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको धोखा दे सकता है। इसका एक ही इलाज है कि ये सब चीज़ें भारत में बनाइए, मेड इन इंडिया पर जोर दीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। कम से कम इन सारे क्षेत्रों में हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए और यही इस सरकार की नीति रही है। और आज आप देखिए, हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार होने के साथ साथ आज भारत अपने यहाँ बनने वाले हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है। आज हम अपनी मिसाइल्स बेच रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं, अपना एयर डिफेंस सिस्टम हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपको एक बिल्कुल अलग तरह की खबर दिखाते हैं और ये एक पारिवारिक खबर भी है और बिल्कुल हटकर खबर है। आपको अब ये बताएंगे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आजकल पूरे देश में एक आदर्श जोड़ी क्यों कहा जा रहा है। इस बार आईपीएल के फाइनल के बाद से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। फाइनल में जीत के बाद विराट कोहली ने जिस प्रकार से अनुष्का शर्मा को गले लगाया, उनका धन्यवाद किया, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, हर जगह उन्हें अपने साथ रखा, अपने हर बड़े क्षण में हमेशा वो उनके साथ नजर आए, इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। 37 साल के विराट कोहली और 38 साल की अनुष्का शर्मा दोनों ही बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें सिर्फ एक सफल सेलिब्रिटी कपल के तौर पर नहीं बल्कि एक आदर्श पति पत्नी मान रहे हैं।
आज जब आए दिन रिश्तों में तनाव, अलगाव और सेलिब्रिटी शादियों के टूटने की खबरें लगातार हेडलाइंस बनती हैं, तब लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर विराट और अनुष्का का रिश्ता इतना चर्चित होने के बावजूद इतना मजबूत, संतुलित और आत्मीय कैसे है? आखिर इस सफल शादी का सीक्रेट क्या है? तो जब आप इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का यह भी एक अनुमान है, कहना है कि क्या इसकी वजह स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में विराट और अनुष्का के जीवन में अध्यात्म का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रविवार को अहमदाबाद में आईपीएल जीतने के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ आज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंच गए। अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से इस समय प्रेमानंद महाराज एकांतवास में हैं और उन्होंने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम अभी इस समय बंद कर रखे हैं। और इसीलिए आज विराट और अनुष्का ने भी प्रेमानंद महाराज के सिर्फ दर्शन किए, लेकिन आज आप देखिए इतनी तपती धूप में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही नंगे पैर आपको वहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में नजर आएंगे। आगे बढ़ो महाराज, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस यार आगे निकलो, आगे बाबा, आगे निकलो, आगे हो गया, आ जाओ, आ जाओ आगे बाबा, 2 सेकंड भाई। आ जाओ, आ जाओ। तो आपने देखा माथे पर तिलक लगाए दोनों विराट कोहली और अनुष्का नंगे पैर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों पिछले 3 वर्षों में कई बार प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए वृंदावन में उनके आश्रम आ चुके हैं। वो अक्सर उनके प्रवचन सुनते हुए आपको दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर कई बार चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार मंदिरों में भी दर्शन करते हुए आपको ये नज़र आ जाते हैं। विराट और अनुष्का मंत्रों का जाप भी करते हैं और ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं जब उन्होंने अपने गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। ये सारी तस्वीरें वो हैं जिनके बारे में देश में बड़ी चर्चा होती है और उनकी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। ये सब देखकर लगता है कि आध्यात्मिकता विराट और अनुष्का के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। विराट और अनुष्का की शादी को लगभग 8.5 साल हो चुके हैं। उनका रिश्ता भी आसान नहीं रहा। कभी विराट की खराब फॉर्म को लेकर बहुत चुनौतियां आई और एक टाइम ऐसा भी आया जब विराट कोहली की खराब फॉर्म का जिम्मेदार अनुष्का को बताया गया। शादी से पहले इनके ब्रेकअप की भी खबरें आई थीं, लेकिन जब से ये आध्यात्मिक हुए हैं तब से आपने देखा होगा सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। कई बार रिश्तों में स्थायित्व के लिए अध्यात्म की मजबूत नींव की बड़ी आवश्यकता होती है और ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता ने इन्हें जीवन और रिश्तों को एक अलग नज़रिए से देखने की प्रेरणा दी है। हर मजबूत रिश्ते की नींव सिर्फ प्रेम पर नहीं टिकी होती, उसमें सम्मान होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है और कई बार अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने पार्टनर को प्राथमिकता देने की भावना भी होती है। अध्यात्म इंसान को यही सिखाता है कि रिश्तों में सम्मान और समर्पण बेहद ज़रूरी है और हर रिश्ते में केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। किसी भी मजबूत रिश्ते में समझौता करना होता है और कई बार अपने हितों से बढ़कर अपने पार्टनर के हितों की फिक्र करनी होती है। विराट कोहली कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि अनुष्का शर्मा उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है और उनकी ये बातें बताती हैं कि वो अपनी पत्नी के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। वहीं अनुष्का शर्मा ने भी अपने सफल करियर के बावजूद हमेशा अपने परिवार और अपने रिश्तों को महत्व दिया और यही वजह है कि विराट और अनुष्का के रिश्तों में सम्मान, एक दूसरे का समर्थन और साझेदारी का एक सुंदर संतुलन आपको दिखाई देता है। जैसे क्रिकेट में लंबी पार्टनरशिप तब चलती है जब क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज या बैटर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को खेलने का पूरा मौका देते हैं। इसी तरह जिंदगी की पिच पर भी रिश्तों की सबसे मजबूत पार्टनरशिप
इसी सिद्धांत पर टिकी होती है, जहां एक दूसरे के प्रति भरोसा हो, सम्मान हो, सहयोग हो, साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना हो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने से मजबूत बनते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक नया एआई चिप दुनिया में क्रांति लाने वाला है। एआई चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने एक नया चिप बना लिया है, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और इस चिप से होगा ये कि अब आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको पहले से ही एआई मिलेगा। यानी अब एआई वाले लैपटॉप और एआई वाले कंप्यूटर्स बहुत जल्द बाजार में आने वाले हैं, जो एआई के साथ पहले से ही जिनका इंटीग्रेशन हो चुका होगा। ये नई खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ महीनों के बाद आपका लैपटॉप बिल्कुल बदलने वाला है। विकसित भारत का विकसित वायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करने वाले हैं। एआई चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने एक खास तरह का चिप बना लिया है, जिसका नाम है RTX Spark। ये कोई सामान्य चिप नहीं है, बल्कि एक सुपर चिप है। और इस सुपर चिप की वजह से आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में भी अब एआई शामिल हो जाएगा। इससे आपको अपने लैपटॉप पर काम नहीं करना होगा, बल्कि आपका सारा काम ये एआई करेगा, जो पहले से ही आपके लैपटॉप में फिटेड होगा। आप कुछ भी कहेंगे, आपका काम खुद ब खुद आपका लैपटॉप कर देगा। यानी आपका लैपटॉप अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं होगा, बल्कि आपका एक डिजिटल टीममेट बन जाएगा। एक ऐसा साथी जो समझेगा आपको, सीखता रहेगा लगातार आपके साथ और आपके साथ काम करेगा। और इस साल डेल, HP, लेनोवो जैसी कई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इसी तरह के एआई चिप वाले लैपटॉप्स को बाजार में लॉन्च कर सकती हैं। इस खास चिप को लेकर एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने कहा कि पर्सनल कंप्यूटर्स का अब एक नया जन्म हो रहा है। अब पर्सनल कंप्यूटर्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। ये एक प्रकार से एक नए कंप्यूटर का आविष्कार है, और ये एक नई शुरुआत है कंप्यूटर्स की दुनिया में। अब इस एआई चिप की कुछ खासियत बताते हैं आपको। ये खास एआई चिप कंटेंट क्रिएटर्स, एआई डेवलपर्स और गेमर्स के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इस एआई की वजह से लैपटॉप पर आपको बार बार अब अपने दूसरे ऐप्स नहीं खोलने होंगे। एक्सेल शीट, वर्ड और फोटोशॉप जैसे अलग अलग ऐप्स खोलने की बजाय आपको सिर्फ ये बताना होगा कि आपको काम क्या करना है, और लैपटॉप ये सारा काम खुद करेगा। इसके बाद आपकी ज़रूरत के मुताबिक काम होता रहेगा। इसी तरह अगर आपको अपने लैपटॉप में कोई फाइल खोजनी है या अपनी फाइल्स को सही तरीके से व्यवस्थित करना है, तो ये काम भी खुद लैपटॉप कर देगा। जैसे आप कहेंगे कि पिछले साल का बिजली का बिल खोज कर निकालो, या लोन के मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ, तो ये एआई आपके लैपटॉप में मौजूद फाइल्स को अपने आप खोजकर आपके सामने रख देगा। आपको एआई के किसी दूसरे ऐप में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस खास एआई चिप की वजह से लैपटॉप पर 12K जैसे एडवांस्ड वीडियो की एडिटिंग की जा सकेगी। 4K एआई वीडियोस बनाए जा सकेंगे। इससे यूट्यूब के लिए वीडियोस एडिट करना, कम बजट की फिल्मों की एडिटिंग करना, VFX इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। और एनवीडिया अडोबे के साथ मिलकर फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो को इस खास चिप के मुताबिक अब विकसित कर रहा है।
इस एआई की मदद से लैपटॉप पर बहुत सारे काम बिना इंटरनेट के भी किए जा सकते हैं। लैपटॉप में एआई होने की वजह से ऑफिस के बहुत सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे, ऑटोमेशन के जरिए होंगे। कोई रिपोर्ट तैयार करना, डेटा एनालिसिस करना, ईमेल लिखना या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सारे काम अब आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप खुद कर पाएगा। आपको किसी तीसरे ऐप में, एआई के किसी ऐप में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे स्मार्टफोन ने मोबाइल फ़ोन की दुनिया एक ज़माने में बदल दी थी। आपको याद होगा, पहले एक टाइम ऐसा था जब इंटरनेट कनेक्शन हम अपने घर में लगवाते थे या इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाजार में किसी कैफ़े में जाया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसी क्रांति आई कि ये इंटरनेट कनेक्शन आपके एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में दे दिया गया। आज आपके स्मार्टफोन में ही इंटरनेट का कनेक्शन है। वैसे ही अब एआई एजेंट वाले पीसीज और कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स मिलेंगे उन सब में वैसे ही एआई फिटेड होगा जैसे आज आपके सारे फ़ोन में आपको इंटरनेट मिलता है। इतिहास बताता है कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी इंसान को एक तरफ तो शक्तिशाली बनाती है, दूसरी तरफ उसकी क्षमताओं को कमज़ोर भी करती है। जब कैलकुलेटर आया तो लोगों की कैलकुलेशन की क्षमता कमज़ोर होने लगी। जीपीएस आया तो लोगों की दिशा पहचानने की क्षमता कम हो गई। आज हर व्यक्ति जीपीएस या किसी ऐप के जरिए अपना रास्ता खोजता है। स्मार्टफोन आया तो याद रखना लोगों के फ़ोन नंबर और ध्यान देने की क्षमता और पढ़ने की आदत बेहद कमज़ोर होती चली गई, कम हो गई। आज इंसान खुद लिखता है, लेकिन जैसे ही लोग एआई एजेंट वाले लैपटॉप इस्तेमाल करने लगेंगे, हो सकता है तमाम तरह की रिपोर्ट्स, ईमेल्स और बहुत सारी चीज़ें इंसान खुद लिखना बंद कर देगा। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डीकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित बाय। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. विकसित भारत का विकसित बाय। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। विकसित भारत का विकसित बाय। और अब जरा ये भी देख लीजिए कि डीकोड के आज के एपिसोड को कुल मिलाकर कितने व्यूज मिले हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस समय है 6.9 मिलियन, मतलब 69 लाख व्यूज अभी तक हमारे आज के इस एपिसोड को मिल चुके हैं। और जितनी देर में मैंने आपको बताया, अब ये संख्या हो चुकी है 7 मिलियन, मतलब 70 लाख व्यूज़ आज के इस एपिसोड को अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिले हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए हमारे पास आता है, जो हमारे रियल टाइम व्यूज़ को दर्शाता है, जो आपकी स्क्रीन पर हैं 7 मिलियन। तो आज के लिए डीकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सत्य मौन इसलिए रहता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है। नमस्कार।
हाँ हाँ क्यूआर स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद। मेरी पसंद।